बच्चों, मैं स्मिता बिजलवान स्वागत करती हूँ आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 10th की साइंस। और क्लास 10th साइंस में हमारा चैप्टर चल रहा था कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। उसी को ही हम आगे आज कंटिन्यू करेंगे। बच्चों, एक बार आप देख लीजिए कौन कौन से टॉपिक्स को हमने अपने लास्ट लेक्चर में कवर कर लिया। चलिए, तो ये टेबल आपने थोड़ा बहुत याद तो कर ली होगी, ठीक। चलिए, तो हम नोमेनक्लेचर यहाँ पर देख रहे थे। नोमेनक्लेचर कैसे कैसे करेंगे, देखो। सबसे पहले जो हमारे हेलो एल्केन्स है, यानी कि हैलोजन और एल्केन से मिलकर के जो बनते हैं उन्हें हेलो एल्केन कहा जाता है। तो हैलोजन ग्रुप कौन कौन से हमारे, जैसे क्लोरीन है, ब्रोमीन है, फ्लोरीन है, ये हमारे सारे ही हैलोजन ग्रुप है। नेक्स्ट, एल्कोहल का फॉर्मूला हम क्या लगाएंगे, लास्ट में OH लगाएंगे। लास्ट में नहीं, कहीं पर भी हो सकता है OH हो, ठीक है। और सफिक्स में हम लिखेंगे ऑल। वही एल्डिहाइड की बात करें तो हम यहाँ पर अगर किसी में भी CHO लगा हुआ है, ठीक है, कोई भी पूरा एल्केन है और लास्ट में CHO है, यानी कि वो क्या हो गया, एल्डिहाइड ग्रुप उसमें लग चुका है। तो जब हम उसका नोमेनक्लेचर करेंगे तो लास्ट में एज अ सफिक्स AL यानी कि अल लगाएंगे। बात करते हैं कीटोन की। कीटोन का फॉर्मूला है CO, ठीक है। तो किसी भी कीटोन को बनाने के लिए अगर हमारे पास CO वहां पर लिखा हुआ है तो हमें समझ जाना है ये एक कीटोन है। और इसके जब हम नोमेनक्लेचर करेंगे तो सफिक्स में ओन लिखेंगे। नेक्स्ट है हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड बच्चों, अगर कहीं पर भी COOH लिखा हुआ है या C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड OH लिखा हुआ है इस तरीके से, तो हमें समझ जाना है ये एक कार्बोक्सिलिक एसिड है। और यहाँ पर हमें सफिक्स लगाना है ओइक एसिड। साथ ही एल्कीन और एल्काइन तो हमें पता ही है, जहां पर डबल बॉन्ड है वो एल्कीन, जहां पर ट्रिपल बॉन्ड है वो एल्काइन, और जो सारे ही सिंगल बॉन्ड वाले हैं वो हमारे एल्कीन। क्लियर इतना। चलिए, फिर हम कंबशन की रिएक्शन देख रहे थे। अब कंबशन की रिएक्शन है क्या, जब भी कोई भी कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड, अब ज्यादातर कंपाउंड जो है हमारे, या हम फ्यूल्स की बात करें तो ज्यादातर जो हमारे फ्यूल्स होते हैं वो कार्बन कंटेनिंग होते हैं, कार्बन से बने हुए होते हैं। तो इन्हें जब हम जलाते हैं बच्चों तो वहां से निकलती है कार्बन डाइऑक्साइड गैस। अब जलाएंगे कैसे इन्हें, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जलाया जाता है। तो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जो भी हमारे कार्बन कंटेनिंग फ्यूल्स हैं उन्हें जब हम जलाते हैं तो वहां से निकलती है कार्बन डाइऑक्साइड, हीट एंड लाइट, ठीक है। तो जैसे अगर मीथेन की बात करें तो मीथेन को जलाया जाएगा ऑक्सीजन के साथ, वहां से निकलेगी कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, हीट एंड लाइट, ठीक है। तो वैसे हमारे अलग अलग कंपाउंड है। अब यहाँ पर दो चीजें हमने समझनी है। दो तरह के कंपाउंड हमारे पास है, एक है सैचुरेटेड और एक अनसैचुरेटेड। अब सैचुरेटेड कंपाउंड्स को जब हम जलाएंगे, जैसे कि मीथेन है, ठीक है, इन्हें जब हम सैचुरेटेड कंपाउंड्स को जब हम जलाएंगे तो ये हमें देंगे एक क्लीन फ्लेम, ठीक है, एक साफ, ये हमें क्या देंगे, ज्वाला या लौ हम कह सकते हैं, साफ ज्वाला या लौ ये देंगे। जैसे कि मीथेन है तो मीथेन भी क्या है, सैचुरेटेड है ना, बिल्कुल सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है मीथेन। तो ये क्या देगा बच्चों, हमें साफ लौ या ज्वाला देगा। वहीं अगर हम अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स को जलाते हैं तो ये जो अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स है जिसमें डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड होते हैं, एल्कीन और एल्काइंस, ठीक है, इनको जब हम जलाते हैं बच्चों तो ये हमें देते हैं येलो फ्लेम, ठीक है, साफ फ्लेम ने ऐसे इस तरीके की येलो फ्लेम ये देते हैं। येलो फ्लेम के साथ साथ ये क्या करते हैं, ब्लैक स्मोक और सूटे डिपॉजिट भी देते हैं, ठीक है। जैसे कि हमने कपूर देखा है, तो कपूर एक प्रकार का क्या है, अनसैचुरेटेड कंपाउंड है, ठीक है। अब हमें कैसे पता ये अनसैचुरेटेड कंपाउंड है, जब हम कपूर को जलाते हैं तो उससे हमने देखी है कैसी लौ निकलती है, येलो कलर की लौ निकलती है। तो ये एक अनसैचुरेटेड कंपाउंड तो है ही। इसको कंफर्म करने के लिए हम क्या करते हैं, जब कपूर जल रहा हो उसके ऊपर एक थाली या प्लेट या कुछ भी रख दो, चम्मच रख दो, तो आप क्या देखोगे कि जो ये लौ चम्मच पर टकरा रही है, धीरे धीरे वहां पे काला कलर का ये जो कार्बन है वो इकट्ठा हो रहा है, डिपॉजिट हो रहा है, ठीक है। तो ये काला कार्बन जो डिपॉजिट हो रहा है ये किस वजह से हो रहा है, क्योंकि वहां से निकल रही थी काला धुआं और कालिक, इसलिए वो वहां पे डिपॉजिट हो जाता है, ठीक है। क्लियर इतना। चलिए, अनसैचुरेटेड सैचुरेटेड समझ में आ गया। एक बार आप इसे देख लीजिए, और आपने अगर ये नोट नहीं किया है तो आप इसे नोट कर लीजिए बच्चों। चलिए, तो अब सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड तो हम समझ गए कि जब कभी भी
कोई भी सैचुरेटेड कंपाउंड बर्न होगा, कंबशन करेगा या जलेगा, तो वो हमेशा एक साफ लौ के साथ जलेगा, या साफ क्या कह सकते हैं हम, ज्वाला कह सकते हैं, साफ ज्वाला के साथ जलेगा। वहीं अगर हम अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स की बात करें, तो ये अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स जब भी जलेंगे तो ये क्या देंगे बच्चों, येलो फ्लेम देंगे, यानी कि पीली एक लौ देंगे या ज्वाला देंगे, जैसे कि हमें इमेज में दिखाई भी दे रहा है। और ये येलो फ्लेम या येलो लौ ज्वाला देते हैं, ठीक। इसके अलावा बच्चों ये काला धुआं भी निकालते हैं और कालिख भी यहाँ से हमें देखने को मिलता है, कालिख भी इकट्ठा होता है। तो ऐसे कंपाउंड हमारे अनसैचुरेटेड कंपाउंड है, ठीक। एग्जाम्पल की बात करें तो जैसे कैम्फर है, नैप्थलीन है, ये अनसैचुरेटेड कंपाउंड है, जब जलते हैं तो कालिख देते हैं और धुआं भी, काला धुआं भी ये उत्पन्न करते हैं और पीली लौ के साथ जलते हैं। वहीं सैचुरेटेड कंपाउंड के एग्जाम्पल अगर हम देखें तो मीथेन है, इसके अलावा मीथेनॉल है। तो मीथेनॉल को या कोई भी अल्कोहल है, तो इसको जब आप जलाते हो तो आप देखोगे एक नीला कलर का धुआं निकलता है, यानी कि एक साफ धुआं निकलता है। वहीं जब आप मीथेन को जलाते हो, ठीक है, तो मीथेन गैस को जब जलाओगे तो आप देखोगे यहाँ से भी कैसा निकलता है, एक क्लीन फ्लेम निकलती है, ठीक है, क्लीन फ्लेम निकलती है इस तरीके से ब्लू कलर की, यानी कि आपको समझ जाना है ये क्या है, ये हमारे सैचुरेटेड कंपाउंड है। क्लियर, इतना कंबशन की रिएक्शन समझ में आई। आगे बढ़ते हैं, कुछ और पॉइंट्स को डिस्कस करते हैं कंबशन के बारे में। लाइट अ बंसन बर्नर, बंसन बर्नर जिसको हम ज्यादातर एक्सपेरिमेंट्स और लैबोरेटरीज में यूज करते हैं, एंड एडजस्ट द एयर होल at the base to get different type of flame presence of smoke। तो हमें क्या करना है, इसको एडजस्ट करना है इसके एयर होल को बेस पर, टू गेट द डिफरेंट, ताकि हमें अलग अलग तरह की फ्लेम या धुआं देखने को मिल सके, ठीक है। इफ देयर इज नो सफिशिएंट सप्लाई ऑफ एयर इट रिजल्ट इन इनकम्प्लीट कंबशन। अगर यहाँ पर एयर की कंप्लीट सप्लाई नहीं होगी, ठीक है, सफिशिएंट सप्लाई नहीं होगी, तो यहाँ पर क्या होगा बच्चों, अपूर्ण दहन हो जाएगा of even saturated hydrocarbon giving a yellow sooty flame। तो क्या होगा, तो कभी कभी आपने देखा होगा मीथेन गैस जब बर्न हो रही है हमेशा वो क्या देगी, ब्लू लौ के साथ जलेगी, है ना, नीले लौ के साथ जलेगी, ठीक है, क्लीन फ्लेम देगी। लेकिन कभी कभी क्या होता है, आपने देखा होगा मीथेन भी येलो फ्लेम दे रही है और धुआं छोड़ रही है। वो किस वजह से होता है, वो होता है इनकम्प्लीट कंबशन की वजह से। अब इनकम्प्लीट कंबशन क्या होता है, एयर की जब सप्लाई पूरी तरीके से नहीं मिल पाती, यानी कि एयर की जो है पूर्ति नहीं हो पाती। बेसिकली कहने का मतलब है कि जब कोई भी कंबशन हो रहा है, मान लेते हैं ये हमारे पास, मान लेते हैं ये हमारे पास है एक सैचुरेटेड और ये दूसरा वाला है हमारे पास अनसैचुरेटेड कोई भी फ्यूल है, दोनों ही क्या है, ये फ्यूल है, ईंधन है, यानी कि एक सैचुरेटेड है ऊपर वाला, नीचे वाला क्या है, अनसैचुरेटेड। अब ये जो अनसैचुरेटेड वाला है ये तो हम जानते ही हैं कैसे जलता है, येलो फ्लेम के साथ जलता है, धुआं देता है। लेकिन जो ये सैचुरेटेड वाला है ये येलो फ्लेम के साथ नहीं जलता, एक ये क्लीन फ्लेम के साथ जलता है, ना ही कोई धुआं देता है। लेकिन जलते कैसे हैं, यहाँ पर भी ऑक्सीजन की मात्रा होती है, यहाँ पर भी ऑक्सीजन की मात्रा होती है। यहाँ पर ऑक्सीजन जो है पर्याप्त मात्रा में जब मिल रही है तब कंप्लीट कंबशन होगा, यानी कि अच्छे से कोई जो भी हमारा फ्यूल है, पदार्थ है, वो जलेगा, ठीक है, अच्छे से जलेगा। लेकिन जब इस ऑक्सीजन की यहाँ पर जो पूर्ति है वो नहीं हो पाती, वो पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन नहीं मिल पाता, तब यहाँ पर होता है इनकम्प्लीट कंबशन, या जिसे हम अपूर्ण दहन कहते हैं। तो यहाँ पर बच्चों सैचुरेटेड वाला भी येलो फ्लेम देता है, ठीक है, और धुआं यहाँ से निकलता है, सूटी फ्लेम निकलती है, ठीक। क्लियर इतना, चलो इतना आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इनका अच्छा, ये तो बचपन में हम पढ़ा करते थे कंप्लीट कंबशन और इनकम्प्लीट कंबशन के बारे में। येलो, अच्छा, इन प्रेजेंस ऑफ सफिशिएंट एयर विद ऑक्सीजन इट गिव्स ब्लू फ्लेम। तो जब यहाँ पर मिलती है सफिशिएंट ऑक्सीजन तब ये बच्चों नीला फ्लेम देता है, इस तरीके से, ठीक है, एयर होल ओपन, एयर होल क्लोज। जब एयर का होल ओपन है तो यानी कि सफिशिएंट ऑक्सीजन इसे मिल रही है तो ब्लू फ्लेम देखने को मिलेगी। ब्लू फ्लेम का मतलब क्या है, बस इतना आपको ध्यान रखना है। देखो
अब यहाँ पर एयर होल ओपन है तो ऑक्सीजन जो है वो यहाँ पर सफिशिएंट मात्रा में मिल रही है। ऑक्सीजन सफिशिएंट मात्रा में मिल रही है तो यहाँ पर होता है कंप्लीट कंबशन। कंप्लीट कंबशन यानी कि हम जिसे कहते हैं पूर्ण दहन। क्लियर। अब यहाँ पर एयर होल क्या है, क्लोज्ड है, यानी कि ऑक्सीजन जो है वो पर्याप्त मात्रा में नहीं मिल पा रहे, थोड़ा बहुत आ रही है ऑक्सीजन, पर्याप्त मात्रा में नहीं मिल पा रहे, जिससे क्या होगा यहाँ पर इनकम्प्लीट कंबशन। यानी कि अपूर्ण दहन यहाँ पर होगा। क्लियर। आगे बढ़ते हैं। The gas kerosene stove has inlets for sufficient supply of air. The fuel is burned to give a clean blue flame. अब जो गैस होता है या कैरोसिन वाले जो हमारे स्टोव होते हैं उन पर एक इनलेट होती है। क्या होती है? एक इनलेट होती है जिससे कि वो उन्हें पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन की सप्लाई मिलती रहे। ऑक्सीजन जो है उन्हें पर्याप्त मात्रा में जिससे कि मिलती रहे इन इनलेट्स की वजह से, जिससे कि ये ब्लू फ्लेम के साथ जलते हैं। क्लियर है इतना? चलिए। Blackening of the bottom of cooking vessel indicate that the air holes are blocked and fuel is getting wasted. चलिए, तो यहाँ पर एक और पॉइंट ये है कि देखो, जो भी हमारा चूल्हा है, गैस स्टोव है, जो भी है, ठीक है, तो हम जब उस पर कोई बर्तन रखते हैं तो वह हम क्या देखते हैं, नीचे जब हम गैस ऑन करते हैं ना तो क्या देखते हैं, वहां पर निकल रही है कैसी फ्लेम निकलती है, कैसे रंग की ज्वाला निकलती है, हमें देखने को मिलता है कि ये नीले लौ निकल रही है, वहां से नीले रंग की लौ निकल रही है। वो कैसे निकल रही है? क्योंकि बच्चों गैस पर जो होता है एयर के लिए इनलेट्स बने हुए होते हैं जहां से एयर ऑक्सीजन पर्याप्त मात्रा में मिलता रहता है और कंबशन की प्रोसेस अच्छे से हो जाती है और हमें ब्लू फ्लेम देखने को मिलती है, यानी कि एक क्लीन फ्लेम देखने को मिलती है। लेकिन कभी कभी आपने देखा होगा कि आपके जो बर्तन है वो गैस पर भी जब आप खाना बना रहे हो तो बर्तन काले हो रहे हैं नीचे से। तो ऐसा क्यों होता है कि गैस पर तो खाना बना रहे हैं, पहले तक तो काले नहीं होते थे लेकिन बीच में अचानक से जो है बर्तन काले होने लगते हैं। तो ऐसा किस वजह से होता है? और आप फ्लेम भी देखते हो, पहले तो ब्लू फ्लेम निकलती थी, अब आप देख रहे हो कि येलो फ्लेम निकल रही है और बर्तन भी काले हो रहे हैं। ऐसा किस वजह से होता है? ऐसा इस वजह से होता है कि जो इनलेट्स है एयर की सप्लाई के लिए, हो सकता है वहां होल्स में कोई डिस्टरबेंस क्रिएट हो गया हो या होल्स जो है वो थोड़ा बंद हो गए हो, जिस वजह से ऑक्सीजन की पर्याप्त मात्रा जो है नहीं मिल पा रही कंबशन की प्रोसेस में। इस वजह से जो है वहां से धुआं निकलता है और बर्तनों में जो है कालिख जमा होती है। ठीक है, जो एयर होल्स है वो क्या हो गए हो सकता है उनमें कोई डिस्टरबेंस आ गई हो या वो ब्लॉक हो गए हो, जिस वजह से फ्यूल भी क्या हो जाता है, वेस्ट होने लगता है। ठीक, चलिए। कोल एंड पेट्रोलियम हैव सम नाइट्रोजन एंड सल्फर, देयर कंबशन फॉर्म ऑक्साइड ऑफ सल्फर एंड नाइट्रोजन, दे आर मेजर एयर पॉल्यूटेंट्स। अच्छा, एक और चीज यहाँ पर है, क्योंकि हम क्लास 8-9 में तो हम इसको पढ़ते हैं कि पेट्रोलियम, कोल और पेट्रोलियम जो है उनमें कुछ नाइट्रोजन और सल्फर होते हैं। तो जब कंबशन इनका होता है, जब इनका दहन होता है, तब यहाँ पर बच्चों ये सल्फर और नाइट्रोजन के ऑक्साइड बनाते हैं। तो जब ये सल्फर और नाइट्रोजन के ऑक्साइड बनाते हैं, ये क्या है, मेजर पॉल्यूटेंट्स है, यानी कि सबसे अधिक क्या है, प्रदूषणकारी है। इनसे कई ज्यादा पॉल्यूशन होता है, प्रदूषण होता है। कैसे होता है? देखो, नाइट्रोजन और सल्फर के जो ऑक्साइड है, ठीक है, जो पेट्रोलियम और कोल के जलने से निकलते हैं, नाइट्रोजन और सल्फर के जो ऑक्साइड है बच्चों, ये जाते हैं ऊपर एयर में, ऊपर है बादल, और जब बारिश होती है तो ये नाइट्रोजन और सल्फर के ऑक्साइड बारिश के पानी के साथ मिल जाते हैं। अब बारिश के पानी के साथ मिलेंगे तो क्या बनाएंगे, एसिड बना देते हैं, जिसे कि हम अम्ल वर्षा या एसिड रेन के नाम से भी जानते हैं। तो ये इतने ज्यादा डेंजरस हैं और इतने ज्यादा हानिकारक है कि ये क्या बनाते हैं, ये क्रिएट करते हैं एसिड रेन। देखो, वैसे पॉल्यूशन तो ये क्रिएट करते ही हैं, साथ में क्रिएट करते हैं एसिड रेन। अब एसिड रेन बहुत ज्यादा हानिकारक है, क्योंकि एसिड रेन का मतलब है अम्ल वर्षा। जो वर्षा का जो पानी है उसमें क्या रहता है, अम्ल की मात्रा अधिक हो जाती है।
अम्लता उसमें बढ़ जाती है या वो अम्लीय प्रकृति का ज्यादा हो जाता है। अब जब ये जो वर्षा का पानी है ये अम्लीय रहेगा तो ये हमारी मिट्टी के ऊपर गिरेगा, खेतों के ऊपर गिरेगा, उन्हें भी क्या बना देगा, एसिडिक बना देगा, जिस वजह से उन पर कोई फसल उगेगी नहीं। पहली चीज तो ये हो गई। अब ये वर्षा का पानी बहते बहते हमारे नदियों में जाएगा, तालाबों में जाएगा, समुद्र में जाएगा, जिससे कि ये नदियों को, तालाब को, समुद्रों को भी क्या बना देगा, एसिडिक बना देगा, ठीक है, अम्लीय बना देगा, जिससे क्या होगा, वहां रह रहे जो भी ऑर्गेनिजम्स हैं, ठीक है, और फिशेज हैं, अलग अलग जो भी हमारे सी ऑर्गेनिज्म या मेराइन एनिमल्स हैं, प्लांट्स हैं, वो सभी भी क्या होंगे, उन सभी को भी नुकसान पहुंचेगा। ठीक। फिर तीसरी चीज ये है कि ये एसिड रेन जब इसी प्रकार से गिरती रहेगी तो ये हमारे मॉन्यूमेंट्स के ऊपर, जो हमारे धरोहर होती है हमारे राष्ट्र की, जो हमारी बिल्डिंग्स है, ठीक है, जैसे स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी है या ताजमहल है, इसके ऊपर ये गिरती है, इन मॉन्यूमेंट्स के ऊपर ये गिरती हैं, तो इनको भी ये नष्ट करना शुरू करती है, धीरे धीरे क्या करती है, इनको भी कोरोड करती है, खराब करना शुरू कर देती है। तो अम्ल वर्षा के आपने देख लिए कितने सारे हानिकारक नुकसान है, ठीक है, इसके अलावा और भी कई सारे, कुछ तो हमने डिस्कस कर लिए हैं। ठीक। तो आप जानते हैं कि अगर हम ज्यादा यूज करते हैं कोल और पेट्रोलियम का या किसी भी फ्यूल का हम बहुत अधिक इस्तेमाल करते हैं या उपयोग करते हैं, तो इससे कई सारे पॉल्यूटेंट्स निकलते हैं जो हमारे नेचर को, हमारे सराउंडिंग को, हमारे एटमॉस्फेयर को पॉल्यूट करते हैं। ठीक, क्लियर है इतना? चलिए, तो कंबशन के बारे में काफी सारे पॉइंट्स हमने डिस्कस कर लिए हैं, इन पॉइंट्स को आपको नोट कर लेना है बच्चों। चलिए, तो अभी तक हमने यहाँ पर कंबशन से रिलेटेड काफी सारी चीजें पढ़ी है, ठीक है। अब देखो बच्चों, कंबशन में हमने ये पढ़ा कि सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड का कंबशन कैसा होता है ना, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन या फ्यूल्स की बात करते हैं। सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड जो है कंपाउंड्स जो है, उनका कंबशन कैसे होता है ये हमने देख लिया। सैचुरेटेड वाले कैसे जलते हैं, ब्लू फ्लेम के साथ जलते हैं, कोई धुआं नहीं बनाते हैं, जबकि अनसैचुरेटेड वाले येलो फ्लेम के साथ जलते हैं और धुआं भी बनाते हैं। दूसरी चीज, सैचुरेटेड वाले भी धुआं बनाते हैं और येलो के साथ जलते हैं, कब, जब इनका अपूर्ण दहन होता है। और अपूर्ण दहन कब होगा, जब इनको ऑक्सीजन की पर्याप्त मात्रा नहीं मिलेगी कंबशन के लिए। तो गैसेस जो होते हैं, स्टोव जो होते हैं, चूल्हा जो है जिसे हम अपने घरों में उपयोग करते हैं, उसमें एयर के लिए इनलेट्स होती हैं, जिस वजह से वहां पर फ्यूल का कंप्लीट कंबशन होता है और कोई धुआं हमें देखने को नहीं मिलता। लेकिन कभी कभार हमें वहां पर कालिख देखने को मिलती है, वो इस वजह से हो सकता है वो जो एयर होल्स हो वो ब्लॉक हो रखे हो। ठीक है। फिर हमने पढ़ा कि कैसे कोल और पेट्रोलियम बनाते हैं, सल्फर और नाइट्रोजन के ऑक्साइड। सल्फर और नाइट्रोजन के ऑक्साइड हमारे एटमॉस्फेयर में जाते हैं, रेन वाटर के साथ मिलकर एसिड रेन बनाते हैं, और एसिड रेन हमारे लिए कितनी ज्यादा हानिकारक है ये हमने देख ही लिया है। क्लियर है इतना? चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं कुछ और चीजों की। वाई डू सब्सटेंसेस बर्न विद और विदाउट अ फ्लेम? अब यहाँ पर एक और चीज आ रही है, ये भी हमने अपने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ी है, क्लास 8th में हमने इसको बहुत डिटेल में डिस्कस किया था। ठीक है। अब देखो बच्चों, हमने कहा कि अलग अलग सब्सटेंस जो है अलग अलग फ्लेम से जलते हैं। ये तो हमने कहा कि सैचुरेटेड वाले ब्लू फ्लेम से जलते हैं, अनसैचुरेटेड वाले जो कंपाउंड्स हैं वो जलते हैं येलो फ्लेम के साथ। अब यहाँ पर कहा गया है कि कुछ कंपाउंड तो फ्लेम के साथ जलते हैं और कुछ ऐसे हैं जो जल रहे हैं लेकिन उनमें फ्लेम ही नहीं है। तो क्या ऐसा होता है कि कोई कंपाउंड जले और उसमें ज्वाला ना निकले? क्या ऐसा होता है? हाँ बिल्कुल होता है। देखो बच्चों, जब हम गैस जलाते हैं तो गैस ऑन करते हैं, लाइटर से या माचिस से जलाते हैं, तो क्या देखते हैं, ज्वाला निकलती है। जब हम मोमबत्ती को जलाते हैं तो क्या देखते हैं, ज्वाला निकलती है। जब हम लकड़ियों को जलाते हैं तो क्या देखते हैं, ज्वाला निकलती है। लेकिन जब हम कोयलों को जलाते हैं तो क्या वहां से भी ज्वाला निकलती है? नहीं निकलती। कभी कभी देखने को मिलती है लेकिन ज्यादातर नहीं वहां से ज्वाला निकलती। ठीक है। तो ऐसा क्यों होता है कि कुछ ज्वाला निकालते हैं, यानी कि कुछ पदार्थ जब जलते हैं तो ज्वाला देखने को मिलती है, और कुछ पदार्थ जब जलते हैं तब ज्वाला देखने को नहीं मिलती। उसी को डिस्कस करते हैं। A flame is produced only when gaseous substance burn। तो फ्लेम सिर्फ तब बनती है
जब कोई गैसीय पदार्थ जलता है। सो अ कैंडल और एलपीजी बर्न विद अ फ्लेम। इसीलिए जो कैंडल है, एलपीजी है, ये किसके साथ जलते हैं? फ्लेम के साथ जलते हैं, यानी कि जब जलते हैं तब लौ उत्पन्न करते हैं। जबकि लकड़ी, कोयला, चारकोल बर्न विद अ फ्लेम एट फर्स्ट ड्यू टू वॉलेटाइल सब्सटेंसेस इन देम। अब लकड़ी, अब आप कहेंगे कि अभी तो मैम ने कहा कि सिर्फ जो गैसीय सब्सटेंस है, यानी कि गैसीय पदार्थ है, वही ज्वाला के साथ जलते हैं। जबकि लकड़ी हमने देखी है, लकड़ी जब जलती है तो वो भी ज्वाला के साथ जलती है। लेकिन अगर आप ध्यान से देखें तो लकड़ी कुछ समय तक तो ज्वाला के साथ जलती है, लेकिन उसके बाद जो है वो ज्वाला वहां से हट जाती है, फिर वो ऐसे ही जो लकड़ियां ऐसी आग जलाती रहती है ना, फिर जो है वहां पे हमें ज्वाला देखने को नहीं मिलती। अब ऐसा क्यों होता है? क्योंकि बच्चों जो लकड़ी है, चारकोल है या कोयला है, ये पहले जलते हैं फ्लेम के साथ। क्यों जलते हैं? क्योंकि इनमें कुछ वॉलेटाइल सब्सटेंस होते हैं। तो जब ये वॉलेटाइल सब्सटेंस सारे उड़ जाते हैं या गायब हो जाते हैं, उसके बाद ये फ्लेम देना बंद कर देते हैं और जलते रहते हैं। ठीक है, आफ्टर दैट दे जस्ट ग्लो रेड एंड गिव्स आउट हीट। उसके बाद ये सिर्फ लाल रहते हैं, लाल रहते हैं, चमकते हैं, अंदर ही अंदर से जलते हैं और हीट उत्पन्न करते हैं, लेकिन फिर हमें इनसे ज्वाला देखने को नहीं मिलती। क्लियर है इतना? ठीक है, अब आप ध्यान से सोचो, आपने देखा तो होगा ऐसा, जब लकड़ियां जलती हैं, पहले जब हम लकड़ियां जलाते हैं, पहले तो ज्वाला ही चाहिए लकड़ियों को जलाने के लिए, फिर जब हम लकड़ियां जलाते हैं तो कुछ समय तक तो उनसे ज्वाला निकलती है, फिर हम कहते हैं ना कि अंगारे अब बन चुके हैं, कि अंगार बन चुका है वो, है ना, लकड़ियां फिर अंगार बन जाते हैं। तो ऐसा क्या होता है? देखो, लकड़ियों में तब तक वॉलेटाइल सब्सटेंस रहता है, जब तक उनमें वॉलेटाइल सब्सटेंस रहता है तब तक वो जलते रहते हैं ज्वाला के साथ। जैसे ही सारा वॉलेटाइल सब्सटेंस खत्म हो जाता है तो वो ज्वाला उत्पन्न करना बंद कर देते हैं। और कुछ इस प्रकार, जैसे कोयले जलते हैं ना, जब हम कोयला कहते हैं कि लकड़ी अब कोयला बन गया या अंगारे बन गए हैं, तो क्या होता है, इस प्रकार से फिर वो वैसे ही रेड रेड ग्लो करता है, अंदर अंदर से जलता रहता है, लेकिन जो लौ है वो वहां पर दिखाई नहीं देती। ठीक है, और ये हीट भी उत्पन्न करता है। क्लियर इतना? आगे बढ़ते हैं। Atoms of gas substance are heated and glow to produce flame. Each element produce characteristic color. तो atom of gas substance are heated and glow to produce flame. तो जो गैस सब्सटेंस है, उनके जो एटम है उनको हीट किया जाता है ताकि वो क्या करें? ग्लो करें और फ्लेम बनाए, ज्वाला बनाए। ईच एलिमेंट प्रोड्यूस कैरेक्टरिस्टिक कलर। तो हर एक तत्व जो है वो एक कैरेक्टरिस्टिक कलर प्रोड्यूस करता है। जैसे हीटिंग अ कॉपर वायर इन फ्लेम गिव्स ब्लूइश ग्रीन कलर। तो जैसे कि आप यहाँ पर इमेज देख सकते हो, जब कॉपर वायर को हम फ्लेम में जलाते हैं तो ये क्या देता है? ब्लूइश ग्रीन कलर देता है। येलो कलर ऑफ कैंडल फ्लेम इज ड्यू टू इनकम्प्लीट कंबशन। तो कैंडल के फ्लेम का भी येलो कलर किस वजह से है? अपूर्ण दहन के कारण है। When light falls on them, they scatter yellow color. तो जैसे ही इन पर लाइट गिरती है तो हमें क्या दिखता है कि ये येलो कलर को स्कैटर करते हैं। ठीक है, स्कैटर करना यानी कि फैलाना। ठीक, क्लियर है इतना? यहाँ पर हम कंबशन के बारे में कुछ और पॉइंट्स समझ चुके हैं कि कैसे कुछ सब्सटेंस ज्वाला के साथ जलते हैं और कुछ नहीं जलते हैं। तो जो जलते हैं वो क्यों जलते हैं और जो नहीं जलते वो क्यों नहीं जलते। क्लियर इतना? चलिए नोट कीजिए इतना। चलिए कुछ और चीजें पढ़ते हैं। फॉर्मेशन ऑफ कोल एंड पेट्रोलियम, ये भी हमारा हम अपने प्रीवियस क्लासेस में या जूनियर क्लासेस में पढ़ चुके हैं कि कैसे कोल और पेट्रोलियम का फॉर्मेशन होता है। तो इसको एक स्टोरी की तरह देखते हैं। ठीक है, कोल के फॉर्मेशन को पहले देखते हैं, फिर पेट्रोलियम के फॉर्मेशन को देखेंगे। अब कोल का फॉर्मेशन कैसे होता है, चलिए पहले यहाँ पर रीड कर लेते हैं, फिर इसको समझ लेते हैं। फॉसिल फ्यूल्स, अच्छा कोल और पेट्रोलियम क्या है बच्चों? फॉसिल फ्यूल है, यानी कि एक प्रकार का जीवाश्म ईंधन है। क्या है ये? जो कोल है, पेट्रोलियम है, क्या है बच्चों? जीवाश्म ईंधन है, यानी कि फॉसिल फ्यूल है। असल में फॉसिल क्या होते हैं?
फॉसिल से बचे मतलब जिन फ्यूल्स को हम यूज करते हैं जो फॉसिल से बने हुए होते हैं उनको हम फॉसिल फ्यूल कह रहे हैं, सिंपल सी बात ये है। लेकिन ये जो फॉसिल फ्यूल्स है, ये जो फॉसिल्स हैं, ये कैसे बने हुए हैं? ये जो फॉसिल्स होते हैं बच्चों, ये मृत प्राणियों के या मृत वनस्पति के अवशेषों से बने हुए होते हैं, जो कई सालों तक जो ये क्या होते हैं, अवशेष इनके बनते हैं, रिमेन्स जो होते हैं, उनसे ये फॉसिल्स बनते हैं और इनको हम फ्यूल की तरह यूज करते हैं, तो फॉसिल फ्यूल सिंपल हम इन्हें कहते हैं। ठीक है, वर फॉर्म्ड फ्रॉम बायोमास बाय बायोलॉजिकल एंड जियोलॉजिकल प्रोसेस। तो ये बनते हैं बायोमास से। ठीक है, बायोमास क्या हो गया? हमारे जो प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, ठीक है, जो भी हमारी वनस्पति है, जो जीव जंतु है, उनसे, उनके बायोलॉजिकल एंड जियोलॉजिकल प्रोसेस से। अब सबसे पहले देखते हैं कि जो कोल है वो कैसे बना। जो भी हमारे, अब देखो बच्चों, अब मिलियंस ऑफ ईयर्स अगो, यानी कि हजारों लाखों वर्ष पहले क्या हुआ होगा, जो हमारे निचले जलीय क्षेत्र थे उनमें, निचले जलीय क्षेत्रों में बाढ़ जैसी प्राकृतिक आपदा के कारण जो भी हमारे निचले जलीय क्षेत्रों में जो वन थे वो सारे मृदा में दफन हो गए। ठीक, मृदा में दब गए। अब जब वो मृदा में दब गए तो धीरे धीरे और मृदा की जो तहें हैं, लेयर्स हैं, उनके ऊपर आती गई। जब और मिट्टी उनके ऊपर आती गई तो वो और गहराई में चले जाते गए, और ज्यादा गहरे होते गए, और ज्यादा गहराई में वो दब गए जैसे जैसे और उनके ऊपर मिट्टी आती गई। ठीक, अब जब वो इतनी गहराई में चले गए तो वहां पर उच्च तापमान था और उच्च दाब भी था। उच्च तापमान और उच्च दाब के कारण ये जो मृत पेड़ पौधे थे, जो प्राकृतिक आपदा के कारण जो है पृथ्वी के नीचे दब गए थे या मृदा में दब गए थे, वो धीरे 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 कार्बनाइजेशन की प्रक्रिया द्वारा क्या बन जाते हैं, कोयले में परिवर्तित हो जाते हैं। यानी कि सिंपल सी बात यह है, ये जो पूरी प्रोसेस है जिसमें क्या होता है, ये प्रोसेस कैसी, एक बहुत ही ज्यादा स्लो प्रोसेस है, बहुत ही धीमा पराक्रम है, जिसके द्वारा ये कोल बन जाता है, यानी कि कोयला बन जाता है। ऐसी हमारी पेट्रोलियम की प्रोसेस भी है बच्चों। ठीक है, तो पहले कोल की प्रोसेस रीड कर लेते हैं। मिलियंस ऑफ ईयर्स अगो ट्रीज, फर्न्स एंड अदर प्लांट्स वर क्रश्ड इनटू द अर्थ ड्यू टू अर्थक्वेक और बाय वॉल्केनिक इरप्शंस, यानी कि अर्थक्वेक या वॉल्केनिक इरप्शन या और कोई प्राकृतिक आपदा, जैसे फ्लड हो सकता है, यानी कि बाढ़ हो सकती है, इसके कारण ये क्या हो गए थे, मिट्टी में दब गए थे। क्रश्ड इनटू द अर्थ का मतलब क्या है कि मृदा में दफन हो गए थे। ठीक है, फिर धीरे धीरे वहां पर क्या था, तापमान भी उच्च था और जो प्रेशर है, दाब है, वो भी उच्च था, जिसके कारण धीरे धीरे ये जो मृत पेड़ पौधे थे वो किसमें परिवर्तित हो गए, कोयले में परिवर्तित हो गए। दे वर प्रेस्ड डाउन बाय लेयर्स ऑफ अर्थ एंड रॉक, दे स्लोली डिकेड इनटू कोल। इस वजह से धीरे धीरे वो कोयले में परिवर्तित हो गए और इस प्रोसेस को कार्बनाइजेशन या कार्बनीकरण कहा जाता है। ठीक है बच्चों, चलिए बाकी पेट्रोलियम की प्रोसेस को डिस्कस करेंगे हम अपने आने वाले अगले सेशन में। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं बच्चों अपने आने वाले अगले सेशन में। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।